हेलो प्यारे बच्चों, CWS साइंस में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स कवर किया है। वेव ऑप्टिक्स का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का मॉडल सेट का जितना भी क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव, इन सारे का वीडियो लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा बहुत जल्द। अभी फिलहाल इसको देखते हैं। माई सेल्फ कमल प्रजापति, और अब देखिए इसको वेव ऑप्टिक्स का पहला क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस द वेव्स ऑफ लाइट आर। हाइजेंस के अनुसार लाइट वेव्स क्या है ना। क्वेश्चन यही है, हाइजेंस के अनुसार लाइट वेव्स क्या है। तो हाइजेंस के अनुसार लाइट वेव्स लॉन्गिट्यूडनल भी है, मैकेनिकल भी है, ये आप याद कर लीजिए, है ना। हाइजेंस ने बताया था वेव फ्रंट के बारे में, वेवलेट्स के बारे में बताया था। लोकस ऑफ ए पॉइंट के बारे में वही बताया था। लोकस ऑफ ए पॉइंट वाइब्रेटिंग इन अ मीडियम विथ कांस्टेंट फेज इज कॉल्ड क्या, वेव फ्रंट, है ना। तो उन्होंने उसमें बताया था कि वो जो वेव ट्रेवल करता है वो मैकेनिकल के साथ साथ कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और सेकंड नंबर क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। देखिए, कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय। सेकेंडरी वेवलेट्स के कंसेप्ट को किसने बताया था। तो जाहिर सी बात है, हाइजेंस ने इस चैप्टर में वेव फ्रंट और वेवलेट्स के बारे में बताया है। तो वो सेकेंडरी वेवलेट्स हो या किसी प्रकार के वेवलेट्स हो, इन्होंने ही बताया है, यानी इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हाइजेंस, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। टू सोर्सेस ऑफ वेव्स आर सेड टू बी इनकोहेरेंट इफ, है ना। तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि, ये तो पूरा शुद्ध हिंदी लिखा है, आप समझ लीजिए कोहेरेंट किसको बोलते हैं, है ना। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। देखिए, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट एक्चुअल में आपसे यही पूछा जा रहा है। टू सोर्स, दो स्रोत, है ना, वेव्स के दो स्रोत कोहेरेंट कहलाते हैं कब। तो कोहेरेंट तब कहलाते हैं जब दोनों वेव का वेवलेंथ बराबर हो और फेज कांस्टेंट हो। वेवलेंथ बराबर हो और फेज कांस्टेंट हो। अब आप चारों ऑप्शन में ढूंढ लीजिए कि ये कंडीशन जो हम बता रहे हैं वेवलेंथ बराबर और फेज कांस्टेंट वाला किसमें है। पहला देखिए, द वेव फ्रंट ग्रेटर जनरेटेड बाय बोथ शुड बी द सेम शेप से इसको कोई लेना देना नहीं है। बोथ प्रोड्यूस वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ, दोनों सेम वेवलेंथ जरूर प्रोड्यूस करता है, इसके साथ साथ कांस्टेंट फेज भी होना चाहिए, यानी ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। बोथ प्रोड्यूस वेव्स ऑफ द सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। बोथ प्रोड्यूस वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर है, इन द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस, तरंगों के व्यतिकरण की घटना में क्या होती है ना, यही पूछा जा रहा है आपसे। देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, यदि इंटरफेरेंस हो रहा है तो लॉस ऑफ एनर्जी पॉसिबल नहीं है। देयर इज गेन ऑफ एनर्जी, लॉस और गेन से कोई लेना नहीं है, कांस्टेंट रहता है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो गेन ऑफ एनर्जी एंड ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यही ऑप्शन सही होगा। नथिंग कैन बी सेड अबाउट एनर्जी, नहीं, एनर्जी के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन ये लॉस भी नहीं करेगा, गेन भी नहीं करेगा, बल्कि रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा ये, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, फाइव देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, फाइव है, टू वेव्स हुज इंटेंसिटीज आर इन द रेशियो 9:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज विल बी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है 3 नंबर में। देखिए इसको हम बनाते हैं। क्या है, टू वेव्स हुज इंटेंसिटीज आर, जिसका इंटेंसिटी 9:1 है ना, प्रोड्यूस कर रहा है इंटरफेरेंस। द रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो क्या होगा। देखिए, आई मैक्स फॉर्मूला होता है, आई मैक्स बराबर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक, और इसका रेशियो पूछ रहा है तो ले लीजिए रेशियो। आई मीन इजकल टू हो जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट क्या, I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये I1 और I2 के रेशियो में है, यानी I1 का मान 9 है और I2 का मान 1 है, तो अब इसको बैठा दीजिए। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला में, ये अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर।
अब देख लीजिए, इसको रूट से बाहर ले जाइए, ये हो जाएगा 3 + 1, है ना, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 9, मतलब 3 - 1, 3 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4 चौक 16, है ना, 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4, ठीक है, यानी 4 4 जा 16, यानी 4/1, यानी 4:1। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा 4:1, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल इन यंग्स एक्सपेरिमेंट देन द विड्थ ऑफ द फ्रिंग, है ना, यदि हम लोग फ्रिंग, है ना, फ्रिंग पूछा जा रहा है। देखिए, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल, वेवलेंथ दुगुना किया जाएगा, लैम्डा का मान दुगुना किया जा रहा है, मतलब 2 लैम्डा इन यंग्स एक्सपेरिमेंट, देन द विड्थ ऑफ द फ्रिंग, फ्रिंग विड्थ क्या होगा? तो फ्रिंग विड्थ बी बराबर क्या होता है? डी लैम्डा बाई डी, है ना, कैपिटल डी ऊपर होता है, क्या बढ़ाया जा रहा है? लैम्डा, है ना, एक मिनट, डी लैम्डा बाई डी, ओहो, डी लैम्डा बाई डी, ठीक, क्या बढ़ाया जा रहा है? ये लैम्डा, ये बढ़ाया जा रहा है, तो फ्रिंग विड्थ क्या होगा? यदि लैम्डा बी इक्वल टू बी डैश हो जाएगा आपका डी, कैपिटल डी है ये, और इंटू 2 लैम्डा, 2 लैम्डा बाई क्या? डी, यानी बी डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, यानी बी इंटू क्या हो जाएगा 2, यानी ट्वाइस, दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन में विल रिमेन सेम नहीं, विल बी डबल, हाँ विल बी डबल सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, यंग्स डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट यूज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंग फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को यदि हम लोग यूज करते हैं उसमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को, तो जो शेप बनता है इंटरफेरेंस फ्रिंज का किसके ऊपर में? स्क्रीन के ऊपर में, वो कैसा होता है? तो याद रखिए इसकी ये हाइपरबोलिक होता है, ये आप याद कर लीजिए, है ना, ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट, यानी हाइपरबोला होगा, हाइपरबोलिक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, हाँ, द साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश की विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार कैसा होना चाहिए, है ना, प्रकाश का विवर्तन के लिए, मतलब कि साइज ऑफ द ऑब्स्टिकल फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होने के लिए ऑब्स्टिकल का कैसा होना जरूरी है? बी मच लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, एनीथिंग कैन हैपन। देखिए, ऑर्डर में होगा तभी ये डिफ्रैक्शन पॉसिबल है, ऑर्डर में नहीं होगा तो डिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी बी द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर में ये होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द फिनोमिनन बाय विच द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज ट्रांसवर्स, कौन से फिनोमिना के अनुसार लाइट वेव्स ट्रांसफर कराता है? वह परिघटना जिससे प्रकाश तरंगों की प्रवृत्ति अनुप्रस्थ होती है ना, ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ होती है। ठीक, तो क्या कहता है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, हाँ पोलराइजेशन इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। हालांकि इस बार 2023 में होने वाले एग्जामिनेशन में पोलराइजेशन का ये टॉपिक है वो हटा दिया गया है, लेकिन ये सेट में दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन के आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ मालस, और लॉ ऑफ मालस के बाद हम लोग पढ़ाते हैं क्या? ब्रेविस्टर लॉ, है ना, इसको इस बार स्किप कर दिया गया है, तो टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, a ray of light is incident on a glass plate at an angle of 60 degree if the refracted and refracted rays are mutually perpendicular, then the refractive index of the material is, a ray of light is incident on a glass plate at an angle of 60 degree। देखिए, क्या है ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट ये है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है मान लिया जाए एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री किसके साथ है, नॉर्मल के साथ। इफ द रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज, और ये 90 डिग्री है, यदि ये 90 डिग्री है, ये नॉर्मल है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये 10 IP का मान पूछा जा रहा है ना। ये ब्रेविस्टर लॉ से ही है, जो इस बार तो लोग को काट दिया गया है। तो ब्रेविस्टर लॉ में होता था म्यू इजकल टू 10 यूनिवर्स आई, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही पूछा जा रहा है, तो आप देख लीजिए यहाँ क्या दिया हुआ है, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है म्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है 10, और ये एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। 10 से 60 किसका वैल्यू होता है, √3 का, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इतना ही है, ठीक। वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में उसको डिस्कस कर लिया गया है। लास्ट में दो क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों क्वेश्चन इस बार आपके सिलेबस से स्किप कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ठीक है, बता दिए हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, आपके नॉलेज के पर्पज से अच्छा रहेगा, ठीक है। इससे आगे हम लोग देखेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और पुनः मैं आपको रिपीट कर दूं कि मॉडल सेट और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, वो सारा वीडियो लेक्चर CWS साइंस पर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग को एग्जामिनेशन की तैयारी करने में तनिक भी परेशानी नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।